नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज बात होने वाली है विधानसभा चुनाव की, क्योंकि आपको बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। सभी दल तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं जोरों शोरों से, और इस दौरान आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी पार्टियों के बीच, नेताओं के बीच देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें, जो 3 हिंदी राज्य हैं वो काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं, और इन तीनों राज्यों में जो सबसे ज्यादा यहां पर टक्कर देखी जानी है वो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जीत आखिरकार किसकी होगी। लेकिन आपको बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं यहां पर इलेक्शन कमीशन काफी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि चुनाव कहीं के भी हो, हमेशा हारने वाला जो दल है वो कहीं ना कहीं या तो ईवीएम पर सवाल उठाता है, चुनाव आयोग पर सवाल उठाता है, या फिर धांधलेबाजी पर कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को, अपनी हार को मोड़ने की कोशिश करता है। तो क्या वाकई में ये जिम्मेदार है? क्योंकि आज इस पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको बता दें कि आज 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसे लेकर के एक बड़ा ऐलान यहां पर चुनाव आयोग करने वाला है। अब आखिरकार 5 राज्यों को लेकर के क्या ऐसी बड़ी खबर आज सामने आने वाली है, किस तरीके के यहां पर इलेक्शन कमीशन जो है फैसला या फिर नए नियम लाने वाले? क्योंकि आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं चुनावों को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस है, और अब ऐसे में इस चीज को समझना जरूरी है कि ये 5 राज्यों के जो चुनाव हैं इन्हें लेकर आखिरकार आज क्या बड़ा यहां पर ऐलान किया जा सकता है। और दूसरी चीज, जो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं इन्हें सेमीफाइनल कहा जा रहा है, तो सेमीफाइनल के लिए क्या पूरे सभी दल जो हैं वो तैयार हैं या नहीं? यहां पर न्यूज रूम में मेरे सहयोगी हैं, उनसे इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव जिन्हें कहीं ना कहीं हल्के में नेता लेते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं यही उनकी पार्टी को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम तो नहीं करेंगे। मेरे साथ दौलत है। दौलत, देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लगभग 1 महीना भी नहीं बचा है, कहा जा रहा है कि नवंबर के अंत तक हो जाएंगे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे पहला सवाल यही रहेगा, क्या लग रहा है आज इलेक्शन कमीशन क्या बड़ा ऐलान यहां पर कर सकता है? जो बिल्कुल यहाँ पर इलेक्शन कमीशन एक बड़ा ऐलान कर सकता है, तारीखों का ऐलान यहाँ पर हो सकता है, जिसके लिए सभी दल जो है लगातार जोर लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव वो जीते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अभी जिन 5 में चुनाव होने उनमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस चाहेगी कि उनकी सरकार दोबारा बने, राजस्थान का रिकॉर्ड टूटे, यहाँ पर शिवराज की सरकार गिरे, कांग्रेस आए, क्योंकि लगातार वो वादे करते जा रहे हैं। और यहाँ पर डेट आज जो है यहाँ अनाउंस हो सकती है, और उन पार्टियों के लिए एक मौका बन सकता है कि दोबारा से इलेक्शन कैंपेन शुरू करें। यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी अपनी नीति अपना रही है, यहाँ पर कांग्रेस अपनी नीति अपना रही है, तो देखा जाएगा तो यहाँ पर इलेक्शन की डेट जो है कंफर्म हो सकती है। कुछ देखिए, इलेक्शन की डेट तो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी, जाहिर सी बात है, और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन इसे लेकर के पूरी तरह से तैयार भी है। लेकिन हमेशा देखा जाता है कि जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं ज्यादा ढील दी गई है, या फिर अगर मैं बात करूं ईवीएम के मुद्दे पर सवाल उठाए जाते हैं, तो हारने वाली पार्टी ही आखिरकार ये सवाल क्यों उठाती है? क्योंकि अभी हाल ही में ओम प्रकाश राजभर ने ये सवाल उठाया जब अखिलेश यादव की जीत जो है वो हुई घोसी उपचुनाव में। तो क्या लग रहा है कि फिर से ये सब चीजें देखने को मिलेंगी? बिल्कुल, जो हार जाता है वो अपनी बौखलाहट कहीं ना कहीं दिखाता हुआ नजर आता है। कोई ईवीएम पे बौखलाहट निकालता है, कोई कहता है कि यहाँ पर मुद्दों को घुमाया गया, कोई कहता है कि सांप्रदायिक चीजें करने के बाद वोट मिली हैं, तो बौखलाहट दिखाती है हार की। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम लगना, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन देख रही है पहले से ऐसी सतर्कता बना के चले, लोगों के बीच ऐसा आह्वान रखे, या फिर अपनी मशीनों में ऐसा कुछ सुधार करे, उसका कुछ ऐलान करे कि लोग ऐसे इल्जाम हारने के बाद ना लगाएं। अच्छा, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं काफी सही बात जो है वो दौलत ने बोली है, और यहाँ पर मैं अपना अगला सवाल अपनी सहयोगी नाजमीन से लेना चाहूंगी। नाजमीन, देखिए जिस तरीके से दौलत ने कहा कि इस बार चुनाव आयोग जो है, क्योंकि हमेशा सवाल उठते हैं, तो आपको क्या लग रहा है? पेपरलेस की बात कही जाती है, पूरी तरह से होना चाहिए, या फिर ये भी कहा जाता है कि बैलेट के थ्रू यहाँ पर इलेक्शन जो है वो करवाना चाहिए? तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो तमाम मुद्दे आते रहते हैं चुनाव के दौरान, तो क्या इस बार इलेक्शन कमीशन इन पर कोई फैसला ले सकता है? आज एक बड़ी बैठक, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। देखिए, चुनाव आयोग की बैठक तो हो रही है, लेकिन जिन बातों का आप जिक्र कर रही हैं कि बैलेट पेपर का बात कही जाए, यहाँ पर एक तरीके से उस तरीके से चुनाव हो, तो वो मुझे नामुमकिन लगता है, क्योंकि इतने साल बीत चुके हैं, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। और बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर विपक्षी पार्टी लगातार चुनाव आयोग के सामने ये बात करती रही है कि कितनी गड़बड़ियां पाई जाती हैं ईवीएम में, कैसे देखा जाता है कि बटन कहीं और दबाते हैं और वोट कहीं और जाता है। तो ऐसे में कई बार ये कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर चुनाव आयोग
आयोग की कितनी भी बैठकें हुई हैं उसमें ये फैसला नहीं लिया गया। और आज के समय में आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम ईवीएम को पूरी तरह से हटा देंगे, क्योंकि आज के समय में वही ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जितनी जल्दी से सारी चीज़ें हो जाएं वही लोग देखते हैं। तो ईवीएम में बड़ा आसानी है कि आप बटन दबाइए, एक तरीके से वोट चला जाएगा, फिर गिनती हो जाएंगी और उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठता है कि केंद्र सरकार बार बार यहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ी करवाती है, तभी उनकी सरकार बनती है। ज़्यादातर राज्यों में देखेंगे कि केंद्र सरकार की सरकार बनी हुई है, तो ऐसे में ये सवाल उठते रहेंगे, लेकिन चुनाव आयोग जहाँ तक मुझे लगता है इस पर कोई संज्ञान नहीं लेगा। वाकई में देखिए यहाँ पर नाजमीन ने काफी सही बात बोली, और ये सवाल तब भी उठता था जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है तब ये कहा जाता था कि चुनाव होने के बाद ही जिस तरीके से बैलेट पेपर की चोरी हो जाती थी, उनमें आग लगा दी जाया करती थी बॉक्सेस में, तब यहाँ पर विपक्ष ये मांग किया करता था कि यहाँ पर जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। लेकिन अब जब ईवीएम से चुनाव हो रहा है तब भी यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर तुषार देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें कि पहले बैलेट पेपर को लेकर भी सवाल उठते थे कि यहाँ पर धांधली हो रही है, उसमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, अब ईवीएम से चुनाव होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो यहाँ पर ईवीएम पर या बैलेट पेपर पे सवाल उठा रहा है, कहीं ना कहीं इन सवालों के जरिए अपनी हार पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये दोनों वजह हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते आए हैं कि जब ये विपक्ष की बात नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी भी किसी क्षेत्र में हारती है तो उनकी तरफ से भी हमें यही बयान सुनने को मिलते हैं। तो एक तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि अपनी हार को एक तरीके से छुपाने के लिए या एक तरीके से उसका जो ठीकरा है किसी और पर फोड़ने के लिए ये बहाने जो है वो दिए जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें ये देखना होगा कि पिछले कुछ समय से जो गंभीर आरोप यहाँ पर इलेक्शन कमीशन पर लगे हैं और ईवीएम पर लगे हैं, उसकी भी जांच होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके के गंभीर आरोप यहाँ पर लगाते आए हैं उसको देखते हुए अगर ये जांच कराई जाती है और ये साफ हो जाता है, क्योंकि जनता के बीच में जो नेता कहते हैं जनता के बीच में उसकी राय बननी शुरू हो जाती है और जनता भी वैसे ही समझने लगती है। तो अगर नेता इतने गंभीर आरोप ईवीएम पर लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर लगा रहे हैं और जनता की भी वैसी सोच बनती जा रही है, तो इसके लिए जांच कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता को भी क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ऐसा है या नहीं है। तो एक ये विषय। दूसरा विषय यह है कि आपने बात की कि जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ कृत्य होते हैं तो उस पर इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा एक्शन नहीं लेता है, लेकिन अगर ऑपोजिशन पे होता है तो ले लिया जाता है। ऐसे भी सवाल कहीं ना कहीं उठते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सच है, ये हमें देखने को मिला है। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो सामने आया कैलाश विजयवर्गीय का, जिसमें वो मंच पे खड़े होकर पैसों की बात कर रहे हैं कि इस पोलिंग बूथ से जितने वोट हमें मिलेंगे उसको उतने पैसे हम देंगे। तो मतलब ये सरासर कानून के खिलाफ है, ये आचार संहिता के खिलाफ है जो आप चीज कर रहे हैं। तो इस पर इलेक्शन कमीशन कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खेमे से आ रहे हैं। वहीं अगर कोई ऑपोजिशन लीडर ऐसा कर देता या ऑपोजिशन पार्टी का कोई ऐसा करता तो इलेक्शन कमीशन भी उस पर कोई ना कोई एक्शन लेता और भारतीय जनता पार्टी भी उस पर टूट कर पड़ती। तो ये हमने देखा है कि समय समय पर यहाँ पर आंखें मूंद ली जाती है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे आरोप लगते हैं कि वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। उन्होंने कठपुतलियां बना रखा है ऐसी एजेंसियों को। आप इनकम टैक्स की बात करें, ईडी की बात करें, अब इलेक्शन कमीशन भी उसमें शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। तो ये पूरा का पूरा लोकतंत्र के लिए भी खतरा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर हम बात करें, न्यायालय के बाद अगर हम बात करें, तो इलेक्शन कमिश्नर वो होता है। इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी होती है जो देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वतंत्र रहना जिसका बहुत ज्यादा जरूरी है। तो और अगर इसमें कोई अटकल आ रही है तो लोकतंत्र के लिए वो खतरा साबित हो सकता है। वाकई में देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं तुषार ने काफी सही बात बोली है। यहाँ पर मैं इसी पर जो राय है वो यहाँ पर शिराज की जानना चाहूंगी। देखिए शिराज, जिस तरीके से तुषार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करनी चाहिए, फैसले लेने चाहिए, क्योंकि उन्हें कई यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ज्ञापन भी सौंपे जाते हैं इस तरीके के। जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में घोषित उपचुनाव हुए, तब यहाँ पर बीजेपी ने सवाल उठाया कि इस बार आखिरकार विपक्ष जो है वो ईवीएम का सवाल क्यों नहीं उठा रहा है कि ईवीएम में धांधली हुई है या फिर वोट बैंक में गड़बड़ी हुई है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ज्ञापन सौंपे जाते हैं उसके बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो अब तक पुलिस और जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं कठपुतली बताई जाती थी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन चुका है या सत्ताधारियों की? जी देखिए, जैसे जैसे देश में चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग पे लगातार जो है सवाल उठते रहते हैं। लेकिन जो अभी हमने हाल में ये देखा कि ये मामला जो है चुनाव आयोग का वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने इसमें दखल अंदाजी करने की बात कही थी। उनका कहना था, उन्होंने ये फैसला सुनाया कि जो है चुनाव आयोग की जो अध्यक्ष हैं उनकी जो सिलेक्शन होगा उसमें जो है मंत्री परिषद से और जो है विपक्ष के नेता और
खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसमें हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन जो है बीजेपी ने इसको पूरी तरीके से इसको चेंज करने की कोशिश की और इसको बदलने की, संशोधन करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कुछ कमियां हैं, जब भी सरकार इसको छुपाने की कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कुछ उनके अंदर डर है, कुछ धांधली है। हमने देखा कि धर्म के या देश के ऐसे जब हमने पुलवामा पे देखा कि पुलवामा के नाम पे जो है मोदी वोट मांग रहे थे, तो ये सरासर उसके खिलाफ था। तो यहाँ पे कुछ कमियां हैं, जब भी सवाल उठते हैं। वाकई में देखिए यहाँ पर साफ तौर पर देखिए इस चीज को नकारा नहीं जा सकता कि किस तरीके से बीते कुछ समय में चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो या फिर पुलिस से जुड़े ऐसे मामले हो, उसमें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा जब केंद्र सरकार कुछ नहीं करती। तो अब सवाल लगातार यही बन रहा है कि जिस तरीके की तानाशाही इस वक्त कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राज में देखने को मिल रही है, क्या वाकई में अब जनता इस बार अपना जो फैसला है वो बदलने वाली? क्योंकि लगातार नरेंद्र मोदी हो या फिर तमाम भाजपा, वो तो यही दावा कर रहे हैं कि फिर से एक बार मोदी लहर जो है वो देखने को मिलेगी। इंतजार इस चीज का भी रहेगा कि आज 5 राज्यों की चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान तो चुनाव आयोग करने ही वाला है, लेकिन इसके अलावा और भी कोई बड़ा फैसला यहां पर चुनाव आयोग लेता हुआ नजर आएगा। क्या कोई नए नियम यहां पर लाए जा सकते हैं? नहीं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। कल फिर होगी किसी नए मुद्दे को लेकर आप सभी से मुलाकात।